नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो हैं पॉलिटी के 2015 के PYQs कंप्लीट करेंगे। तो इसी कड़ी में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है। मतलब ये बहुमत पूछ रहा है कि कितने बहुमत की आवश्यकता होती है जब संयुक्त बैठक में कोई बिल पारित होता है। तो ये हम सब जानते हैं कि ये साधारण बहुमत, जो भी उपस्थित एवं मत देने वाले हैं उनका साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। तो हमको देखना है कि साधारण बहुमत किस में लिखा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। हाँ बिल्कुल, इसी से पारित किया जाता है। दूसरा भी देख लेते हैं, सदस्यों का 3/4, ये तो बिल्कुल नहीं। 2/3 बिल्कुल नहीं। पूर्ण बहुमत बिल्कुल नहीं। दोस्तों, संयुक्त बैठक से संबंधित जो प्रावधान है हमको 108 में भी मिलते हैं और 118 में भी कुछ प्रावधान मिलते हैं। तो दोनों को कंबाइन करके देखना जरूरी है। हम क्या जल्दबाजी में केवल आर्टिकल 108 बस पढ़ लेते हैं और फिर बाद में एग्ज़ाम में आता है तो फिर सोचते हैं कि आधा अधूरा क्वेश्चन हो रहा है, तो कंप्लीट करने की ज़रूरत है। जैसे कि आर्टिकल 108 में क्या लिखा है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब किन किन दशाओं में संयुक्त बैठक हो सकती है। तो ऐसे टोटल 3 केस बनते हैं। पहला केस है कि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाए, और फिर दूसरा केस है कि विधेयक में किए जाने वाले संशोधन से दूसरा सदन जो है वो मतलब सहमत ना हो, असहमत हो जाए। और तीसरी बात है कि दूसरे सदन ने 6 माह तक जो है विधेयक को रोक के रखा है। और संयुक्त बैठक का मतलब धन विधेयक के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, ये भी देख लेना आप। धन विधेयक पर लागू नहीं होता है, ठीक है। और ये साधारण बहुमत, सामान्य बहुमत, ये भी है। और इसकी जो सूचना है संयुक्त बैठक की, ये राष्ट्रपति का आशय कि राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात ही संयुक्त बैठक की जाती है, ठीक है। और अब हम 118 में देख लेते हैं क्या लिखा है। 118 में ये लिखा है कि जो भी नियम होंगे लोकसभा, मतलब संयुक्त बैठक के जो नियम है राष्ट्रपति तय करेंगे, प्रक्रिया के नियम राष्ट्रपति तय करेंगे। और ये राष्ट्रपति जो है, इसमें परामर्श महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें जो परामर्श लिया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष का लिया जाता है और राज्यसभा के सभापति का। मंत्रिपरिषद का परामर्श नहीं लेते यहाँ पर राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति नियम तो बनाएंगे और नियम के लिए वो परामर्श किसका लेंगे, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष का, ये ध्यान रखना है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करेगा संयुक्त बैठक की। पीठासीन लोकसभा अध्यक्ष होगा। अगर उसकी अनुपस्थिति में फिर जो मतलब नियम तय करे, जो नियम बने होंगे, और नियम में जो है लोकसभा का उपाध्यक्ष, फिर उसके बाद राज्यसभा का उपसभापति, ये नियम में लिखा है। तो हमको इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये 3 स्थिति क्या है। सामान्य बहुमत से धन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, और संविधान संशोधन विधेयक में भी धन विधेयक क्या कहते हैं अपना संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति इसके बारे में सूचना देता है, और राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद जो है नियम बनाएगा। और संयुक्त बैठक का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा अध्यक्ष होगा। संविधान में इतना लिखा है, बाकी जो है नियम के माध्यम से। तो ये ध्यान रखना। ये पहला क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है संयुक्त बैठक में। इसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ने का है भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, राजस्व विभाग जो है ये वित्त मंत्रालय का अधीन है, संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, बजट को तैयार, ये 2014 के PYQ में भी देखा था हमने, जो बजट को कौन तैयार करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वित्त मंत्रालय के अंडर में है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये बजट को तैयार करता है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। राजस्व विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं करता, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बजट को तैयार करता है। दूसरा देखते हैं, भारत की संसद के प्राधिकरण मतलब ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। भारत की संचित निधि से धन के वियोजन के लिए, मतलब निकालने के लिए भारत की संसद से परमिशन जरूरी है, भारत की संसद से ऑथराइजेशन लेना जरूरी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला स्टेटमेंट है, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी वितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। नहीं दोस्तों, लोक लेखा निधि से निकालने के लिए संसद की जरूरत नहीं होती है, सरकार अपनी मर्जी से निकाल सकती है। इसी को मतलब ऑफ बजट बोरोविंग भी कहा जाता है इनको, ठीक है। वो हम इकोनॉमी की क्लास में भी देखेंगे ऑफ बजट बोरोविंग क्या है। तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि जो बजट है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर तैयार करता है, वित्त मंत्रालय का। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि भारत की संचित निधि से जो है
भारत की संसद की परमिशन के परमिशन के बाद ही, मतलब ऑथराइजेशन के बाद ही धन निकाला जा सकता है संचित निधि से। और लोक लेखा निधि से धन निकालने के लिए संसद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने ऑफ बजट बोरोइंग में देखा है कि वो संसद की आवश्यकता नहीं होती उसमें। ठीक है, इसमें इसलिए इसका जो है केवल 2 आंसर सही है इसमें, केवल 2। पहले वाले में ए ऑप्शन सही था, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो ये हमारा भारत का उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, अगला है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित होता है? तो ये जो है दोस्तों, हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व जब पढ़ते हैं आर्टिकल 38 शायद मेरे हिसाब से, वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाएगा राज्य, इस टाइप की कुछ बातें की गई है उसमें, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात है। तो ये जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत टाइम रिपीट भी हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि दोस्तों ये शायद 2015 में, हाँ 2015 के कर रहे हैं, तो 2015 में भी, और ये एक दो बार और आया है, और इस बार के लिए भी, मतलब 2025 के लिए भी शायद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस बार यूएसए में इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, और हमारे यहाँ तुलना करके पूछ सकता है वो कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है। जैसे कि इसमें पूछा है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में एक उत्तरदायी सरकार होती है, एक कार्यपालिका होती है, मंत्रिपरिषद, जो कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारे यहाँ उत्तरदायित्व तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया है। तो इसमें देख लीजिए उत्तरदायित्व की भावना कहाँ दिख रही है ऑप्शन में, तो उसके हिसाब से टिक कर लीजिए। पहला क्या है, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती? नहीं दोस्तों, ये कारण नहीं है। संसद संविधान का ये भी नहीं है, संशोधन का कोई महत्व नहीं है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी कोई बात नहीं। मंत्रिपरिषद जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, बिल्कुल। संसदीय प्रणाली मतलब उत्तरदायी सरकार, हमको बस इतना ध्यान रखना है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और जबकि वहीं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में की बात करें तो वहाँ पर शक्ति का पूर्ण पृथक्करण की बात की जाती है, मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से पृथक हैं, वहाँ पर उत्तरदायी शासन नहीं है, मतलब कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है वहाँ। हमारे यहाँ जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो ये कहाँ दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि मूल कर्तव्य में है, आर्टिकल 51A में प्रावधान है इसका, भाग 4A। और इसमें ध्यान रखना है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने मूल कर्तव्य को अपनाया है, और लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने जो है 8 टाइप के मूल कर्तव्यों की बात कही थी, और मतलब हमने जो है वो, मतलब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से हमने कितने 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया संविधान में, और 86वां संविधान संशोधन से 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने 11वां जोड़ा, जो कि शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमको एलिमिनेशन करना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला है विकास में जन भागीदारी, बिल्कुल विकास में जन भागीदारी होगी पंचायती राज व्यवस्था से, तो हम पहला सही है, तो बी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक जवाबदेही, दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से क्या राजनीतिक जवाबदेही आएगी? नहीं दोस्तों, ये तो नहीं होगी, राजनीतिक जवाबदेही तो नहीं होगी सुनिश्चित। तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये हो सकता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा क्योंकि जनता का शासन होगा। चौथा है वित्तीय संग्रहण, नहीं दोस्तों इसी की तो प्रॉब्लम है पंचायत में, तो 1 और 3 सही है, और ऑप्शन में भी देखते हैं 1 और 3 सही है, तो ये इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का आकार जो है, विधान परिषद का आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि जो विधान परिषद का जो आकार है, विधान परिषद का जो आकार है, मैक्सिमम जो है विधानसभा के 1/3 होगा मैक्सिमम, और जो लेकिन मिनिमम जो है 40 तक होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमको, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहले हम दूसरे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत है, दूसरा है किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों।
जितने भी अध्यक्ष और सभापति होते हैं वो सारे के सारे का उनका जो है निर्वाचन होता है वो नाम निर्दिष्ट नहीं होते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी हूँ, अभी पढ़ेंगे हम। तो इसका मतलब इसका दोनों गलत हैं, तो ना तो एक ना तो दो। ये नाम निर्देशित के कारण गलत हो गया है, क्योंकि राज्यपाल नहीं करते हैं नाम निर्दिष्ट, वो अपने से ही मतलब जो सदन है, सदन आपस में चुनाव करता है और उसके बाद अध्यक्ष या फिर सभापति को चुना जाता है। ठीक है, मैंने ये मतलब इधर पर कर दिया है आपके लिए, शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर विधान परिषद के लिए। जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, विधान परिषद जो है टोटल 6 राज्यों में है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है UKMBAT। ठीक है, इसका मतलब है यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है विधान परिषद है। आर्टिकल 171 इसकी बात करता है कि मैक्सिमम जो है मैक्सिमम जो सीट है क्या कहते हैं अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद में, वो विधानसभा का 1/3 होंगी। ठीक है, और मिनिमम जो है 40 होंगी, 40 से कम नहीं और 1/3 से ज़्यादा नहीं, याद रखना है हमको। और विधान परिषद की जो पावर है वो किसी भी बिल को विधानसभा के बिल को 3 महीने तक रोक सकती है, और दूसरी बार पारित करने पर ये 1 महीने तक और कर सकती है। मतलब मैक्सिमम ये किसी बिल को 4 महीने तक रोक सकती है। और इसकी पावर जो है राज्यसभा के बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना है हमको। और जॉइंट सीटिंग का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। और विधान परिषद वाले जो राज्य हैं वो UKMBAT, ये मैंने बता दिया आपको, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये ठीक हो गया, ये पहले स्टेटमेंट में हमने पूरा देख लिए। और एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 क्या कहता है कि संसद जो है विधि द्वारा विधान परिषद का सृजन कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब जो विधानसभा है ये अपने विशेष बहुमत से बिल पारित करके संसद को भेजे कि हम जो हैं भाई विधान परिषद का सृजन करना चाहते हैं, फिर संसद विधि द्वारा जो है विधान परिषद का सृजन कर देगी उस राज्य के लिए। ठीक है, तो हमारा विधान परिषद से संबंधित सारे फैक्ट हो गए। उसके बाद जो है हम ये विधान परिषद के सभापति, तो सभापति से रिलेटेड हम सारी चीज़ देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष हो गया, सभापति हो गया, राज्यसभा का, विधानसभा। तो ये देख लीजिए, मैंने लिख दिया हूँ, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, राज्यसभा का उपसभापति या सभापति हो, विधानसभा का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, विधान परिषद का सभापति हो, उपसभापति हो, सारे के सारे इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते, इनकी नियुक्ति नहीं होती है, ये इलेक्टेड होते हैं, ये ध्यान रखना है। इन सभी को हटाने का जो प्रस्ताव है, वो जब भी हटाने का प्रस्ताव आता है तो ये पीठासीन नहीं होंगे, इनको बोलने का अधिकार होगा। प्रथमतः मत तो दे सकते हैं लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकते। लेकिन इसका एक अपवाद है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, इसमें अपवाद है कि इसमें प्रथमतः मत नहीं दे सकते हैं ये दोनों, और ना ही निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको कि सभापति और उपसभापति जो है जब इनको हटाने का प्रस्ताव आता है तो ना तो ये प्रथमतः मत दे सकते हैं, ना ही निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है, हमारे काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं और 5 या 6 क्वेश्चन और बाकी हैं, देख लेते हैं। ये शायद 2015 में उस समय कुछ शास्त्रीय भाषा ऐड हुई थी, तो उसी के संदर्भ में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देख लेते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो उस समय जो है उड़िया को दर्जा दिया गया था, लेकिन ये हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए अभी ये इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में जो है 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसमें से मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत हैं। इनमें से ये जो 3 हैं दोस्तों, ये अनुसूची 8 में शामिल हैं, ये 2 अनुसूची 8 में शामिल नहीं हैं। और पुरानी जो 6 शास्त्रीय भाषा थी उनमें से 6 की 6 जो हैं अपनी जो है अनुसूची 8 में शामिल हैं। तो टोटल हमारे पास शास्त्रीय भाषा जो है 11 हो गई हैं। 11 में से जो 9 हैं अनुसूची 8 में शामिल हैं, और जो 2 हैं वो अनुसूची 8 में शामिल नहीं हैं, और वो 2 में जो है पाली और प्राकृत है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि हाल ही में जो है 5 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। पाली और प्राकृत जो अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। यही 2 भाषा ऐसी हैं शास्त्रीय भाषा में जो कि अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। बाकी की जो 9 भाषाएं हैं वो अनुसूची 8 में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है। तो हम सब जानते हैं 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई है नीति आयोग की। ये योजना आयोग के स्थान पर बना है।
नीति आयोग दोस्तों ये ध्यान रखना है हमको, ना तो संवैधानिक आयोग है ना सांविधिक आयोग है, मतलब इसका ना तो संविधान में कोई प्रावधान है ना तो इसे विधि के द्वारा स्थापित किया गया है। ये एक कार्यपालिक है, कार्यपालिक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव बॉडी का कहने का मतलब है कि कार्यपालिका ने इसका सृजन किया है। ये ध्यान रखना है कि नीति आयोग में हम थोड़े बहुत ये मैंने कुछ दिया है कि इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये सब फालतू की बातें हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए की गई है, सहकारी संघवाद के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इसका नोडल मंत्रालय है। चेयरमैन दोस्तों इसका जो है प्रधानमंत्री होते हैं चेयरमैन। वाइस चेयरमैन जो है अभी जो है सुमन बेरी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब CEO BVR सुब्रमण्यम जी हैं अभी। ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका ध्यान रखना है कि जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और फुल टाइम इसमें कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं नीति आयोग का। नीति आयोग में फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन, CEO, सेक्रेटेरिएट, 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इसमें, और 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, और कुछ फुल टाइम मेंबर भी होते हैं। ये देख लेना है। गवर्निंग काउंसिल है, रीजनल काउंसिल है, और स्पेशल इनवाइट्स कुछ मेंबर होते हैं। ये ध्यान रखना है। ये सब ठीक है, ये नॉर्मल बातें हैं, आप देख लीजिएगा एक बार उसको। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। नहीं दोस्तों, हम आर्टिकल 53 में साफ साफ पढ़ते हैं कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, प्रधानमंत्री में नहीं। ठीक है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है, प्रधानमंत्री नहीं, ये कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री के पास इतना खाली टाइम नहीं है, कैबिनेट सचिव होता है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है, और दूसरा जो है कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो कौन सा सही है पूछा है, तो डी, ना तो 1 ना तो 2 सही है। भारत के संविधान में अगला क्वेश्चन है कि भारत में के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं। तो ये अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। ये बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। दूसरे में तो मतलब कि कोई बात ही नहीं है, पंचायतों की शक्ति ये भी नहीं, सीमावर्ती राज्यों के लिए ये भी नहीं। दोस्तों जो 5वीं अनुसूची है ये मैं बता देता हूँ आपको, और 6ठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची जो है 4 राज्यों मतलब असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों को छोड़ के अन्य क्षेत्र में जो शेड्यूल एरिया है उनके लिए प्रावधान करता है। और 6ठी जो है इन 4 राज्यों के लिए असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इनको ध्यान रखने के लिए दोस्तों 6ठी अनुसूची में ध्यान रखने के लिए इनका एक ट्रिक है अमीमेत्री। ये ध्यान रखिएगा, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है। और इन चारों को छोड़ के जहाँ पर शेड्यूल एरिया है उनके लिए अनुसूची 5 में प्रावधान है, और अनुसूची 6 में अमीमेत्री से संबंधित प्रावधान है। ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा 59 क्वेश्चन भी। अगले 2 क्वेश्चन और बचे हैं, अगला देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये, कि राज्यसभा जो है मैक्सिमम 14 दिन तक बिल को पारित रोक सकती है, और 14 दिन तक अगर उसने रोक सका तो उसके बाद जो है बिल पारित समझा जाता है, धन विधेयक मतलब। और साथ में इसमें अगर कोई संशोधन होता है तो लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। राज्यसभा जो है अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है, मतदान नहीं करती है राज्यसभा। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट पर चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा तो होती है दोस्तों, हम सब देखते हैं जब बजट आता है तो राज्यसभा में भी चर्चा होती है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। इधर हम देख लेते हैं क्या कि जो आर्टिकल 109 और 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, हमको मालूम है। इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, इसमें जो है आकस्मिक निधि या फिर लोकलेखा निधि से धन का विनियोग शामिल नहीं है। इसमें केवल संचित निधि से धन का विनियोग शामिल है इसमें, ये ध्यान रखना है। और धन विधेयक से संबंधित जो विशेष प्रक्रिया है ये आर्टिकल 109 में है। धन विधेयक जो है इसमें हम एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं कि लिखा क्या है कि धन विधेयक जो है राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। मतलब राज्यसभा में धन विधेयक जो है प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। प्रस्तुत नहीं मतलब कि शुरुआत नहीं होगी। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात जो है राज्यसभा को
उसकी सिफारिशों के लिए परिपोषित किया जाएगा और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति 14 दिन की अवधि के भीतर जो है अपनी सिफारिश देगा, नहीं देगा तो उसे पारित समझा जाएगा। यदि लोकसभा राज्यसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित पारित किया जाएगा। संशोधन मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक जो है राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझे जिसे वह लोकसभा, मतलब कुल मिला के लोकसभा की पावर है। यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता तो ये पारित समझा जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका अंतिम निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डीपीएसपी से संबंधित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये तत्व जो है देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये तत्व जो है देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की ही बात करते हैं। हमने बहुत सारे प्रावधान देखे हैं, ठीक है, उसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की ही बात की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध जो है किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये भी स्टेटमेंट सही है। हमने देखा कि डीपीएसपी जो है ये राज्य को आदेश देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन नहीं करे तो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। वहीं अगर फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट जो है वो राज्यों के विरुद्ध नागरिकों को दिए गए अधिकार है और वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो गया सी। तो दोस्तों यहाँ पर 2015 के पॉलिटी के PYQ एंड होते हैं और ये बहुत ईजी थे, ठीक है। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं और आगे ऐसी सीरीज़ ला सकूं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।